आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कर मुक्त आय ऐसी आय जिस पर कोई कर नहीं लगाया जाता। सभी प्रकार के करदाताओं के लिए कर मुक्त आय कौन कौन सी होती हैं। तो शुरू करते हैं। कर मुक्त का मतलब होता है ऐसी आय जिस पर कर नहीं लगाया जाता, ऐसी इनकम जिस पर टैक्स नहीं लगाया जाता, उसे कहते हैं कर मुक्त आय। हमने आ से लिखा है, अगर आप आ से जानना चाहते हैं तो समझ लीजिए कर मुक्त आय ऐसी आय होती है जिन पर ना तो कर लगाया जाता है और ना ही इन्हें करदाता की कुल आय में शामिल किया जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहली लाइन आपको समझ में आ गई होगी। ऐसी आय जिन पर ना तो कर लगाया जाता है और ना ही करदाता की कुल आय में शामिल किया जाता है। आपको समझना है कुल आय किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कुल आय वह आय होती है जो 5 शीर्षक से व्यक्ति पैसा कमाता है। 5 शीर्षक से पैसा कमाता है, पाँचों को जोड़ देते हैं तो सकल कुल आय निकल के आता है। सकल कुल आय, पाँचों शीर्षक क्या होते हैं? पाँचों शीर्षक में पहला शीर्षक होता है वेतन शीर्षक से आय, दूसरा होता है मकान संपत्ति से आय, तीसरा होता है व्यवसाय एवं पेशे से आय, चौथा होता है पूंजी लाभ और पांचवा होता है अन्य साधनों से आय। पांचों की इनकम को जोड़ देते हैं तो सकल कुल आय निकल के आता है। ध्यान दीजिएगा, सकल कुल आय में से माइनस कर देते हैं धारा 80C से 80U की कटौती, जो माइनस कर देते हैं उसको माइनस करने के बाद जो निकल के आता है उसे कुल आय कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कर मुक्त आय 4 प्रकार की होती हैं। कर मुक्त आय 4 प्रकार की होती है, लेकिन मैं आपको इसमें बताऊंगा सभी प्रकार के करदाताओं के लिए कर मुक्त आय, ऐसी आय जो सभी प्रकार के करदाताओं के लिए कर मुक्त होती हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला है कृषि आय। कृषि आय ऐसी आय होती है जो कोई भी व्यक्ति कमाएगा उसकी आय पर उसकी कृषि आय पर कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। हिंदू अविभाजित परिवार से प्राप्त आय। तीसरा है साझेदारी, फर्म की आय में साझेदार का हिस्सा, भाग या हिस्सा कुछ भी कह सकते हैं। साझेदारी संस्था होती है, साझेदारी संस्था लाभ कमाती है, लाभ कमाने के बाद टैक्स देती है, टैक्स देने के बाद जो साझेदार होते हैं उसके हिस्से को बांट लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, साझेदारी संस्था होती है, साझेदारी संस्था लाभ कमाएगी, लाभ कमाने के बाद टैक्स देगी, टैक्स देने के बाद जो पैसा होगा उसको अपने साझेदारों में बांट देती है। साझेदारों में जो पैसा बांट दिया जाता है उस पर टैक्स नहीं लगाया जाता है। विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में स्थापित इकाई के लाभ, ऐसी इकाई जो कोई विशेष उद्देश्य के लिए बनाई गई हो, ऐसा प्लांट कोई नया स्पेशल पर्पज के लिए बनाया गया हो, उस पर टैक्स नहीं देना पड़ता। पांचवा है भोपाल गैस अधिनियम 1985 से। भोपाल गैस अधिनियम, वो भोपाल में गैस का एक रिसाव हुआ था 1985 के अंतर्गत, उसका क्षतिपूर्ति जिन लोगों को प्राप्त की जाती है उस पर टैक्स नहीं दिया जाता है। महाविनाश के कारण, कोई महाविनाश कारण आ गया, भूकंप आ गया, जैसे बाढ़ आ गई, कोई भी महाविनाश के कारण अगर आपको क्षतिपूर्ति प्राप्त होती है, जैसे कोरोना आ गया इस समय, इसके कारण किसी व्यक्ति को क्षतिपूर्ति प्राप्त होती है। आप सुने होंगे पुलिस वालों का बीमा है, स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए बीमा है, अगर वो कोरोना से मरते हैं उनके लिए 50 लाख रुपया, अलग अलग राज्यों में अलग अलग रेट है, तो इस पर भी टैक्स नहीं लगाया जाता है। जीवन बीमा होता है भारतीय जीवन बीमा निगम, और कोई जीवन बीमा है, कई कंपनियां हैं भारत में, उसमें अगर आप थोड़ा थोड़ा पैसा जमा किए हैं, इकट्ठा पैसा प्राप्त होता है आपको, तो उस पर भी टैक्स नहीं लगाया जाता। सार्वजनिक भविष्य निधि से प्राप्त आय, सार्वजनिक भविष्य निधि का मतलब होता है ऐसी भविष्य निधि जिसमें कई लोगों का पैसा जमा रहता है, उससे अगर कोई आपको रकम प्राप्त होगी तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। सुकन्या समृद्धि खाते से प्राप्त भुगतान, इस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। राष्ट्रीय पेंशन स्कीम की समाप्ति के समय कुल राशि के 40% तक कोई टैक्स नहीं लगता है, 17-18 से प्रभावित है। राष्ट्रीय पेंशन स्कीम का पैसा आप इकट्ठा ले लीजिए, आप पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, 40% पर, शेष पर टैक्स लग सकता है। आगे देखिए, राष्ट्रीय पेंशन स्कीम
से कर्मचारी द्वारा आंशिक आहरण पर कर की छूट। आंशिक आहरण मतलब राष्ट्रीय पेंशन स्कीम में सिस्टम में कहा गया है, अगर कर्मचारी आधा पैसा ले लेना चाहता है, जैसे रिटायर होने के पहले या रिटायर होने पर एक पूरा पैसा मिलता है, पूरे में आधा ले लेना चाहता है, और आधा जो होता है, आधा मतलब आंशिक कुछ भी कोई परसेंट हो सकता है, कहते हैं पेंशन को बेच दिया। सुनते हैं गांव देहात में पेंशन को बेच दिया भैया, तो पैसा इकट्ठा मिल जाता है। अगर पैसा इकट्ठा नहीं लेना चाहते, जो पैसा इकट्ठा ले लेते हैं उस पर छूट मिल जाती है आपको। आगे चलते हैं। अनुमोदित सुपर एनुएशन कोष से अगर कोई प्राप्त होता है भुगतान, अनुमोदित मतलब होता है जो किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा या किसी सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया हो, लागू किया गया हो। सुपर एनुएशन का मतलब होता है जो किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर दूसरा व्यक्ति पैसा जमा करता है। जैसे कंपनी अपने कर्मचारियों के नाम पर पैसा जमा करती है, इसे बोलते हैं सुपर एनुएशन कोष, सुपर एनुएशन फंड बोलते हैं। इससे अगर कोई भुगतान प्राप्त होता है तो टैक्स नहीं लगेगा। अधिसूचित विशेष भत्ता, ऐसा भत्ता जो विशेष हो, विशेष कार्यों के लिए दिया जाता है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। कुछ सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज, सरकारी प्रतिभूतियों का मतलब होता है सरकारी प्रतिभूतियाँ ऋणपत्र अंश बॉन्ड से हैं, उस पर भी टैक्स नहीं लगाया जाता है। छात्रवृत्ति, सांसदों एवं विधायकों के भत्ते, पुरस्कार, वीरता पुरस्कार विजेताओं को प्राप्त पेंशन, पारिवारिक पेंशन, किसी महल का वार्षिक मूल्य, वार्षिक मूल्य का मतलब होता है महल से, वार्षिक मूल्य का मतलब होता है महल से साल भर में कितना पैसा कमाया जा सकता हो। किसी प्रतिभूतिकरण ट्रस्ट की प्रतिभूतिकरण गतिविधियों की आय, निवेशक संरक्षण कोष जिसे किसी डिपॉजिटरी अनुसंधान के रूप में प्राप्त किया गया हो, चाय बोर्ड से प्राप्त सहायता, अन्य अधिसूचित बोर्डों से प्राप्त सहायता, अवयस्क आय, अवयस्क का मतलब जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम हो। जो आपको आसान लगे वो याद कर लीजिए, पेपर में 100% पूछा जाएगा। धारा 64 के अंतर्गत यूनिट ट्रस्टों से आय, भारतीय कंपनी से अगर कोई लाभांश प्राप्त होता है, डिविडेंड प्राप्त होता है, टैक्स नहीं लगता है। किसी अंशधारी को धारा 115 QA के अंतर्गत निर्दिष्ट कंपनी मतलब मौसमी कंपनी, ऐसा कंपनी जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए विशेष समय के लिए स्थापित की जाती है, हमेशा नहीं चलेगी, उसे निर्दिष्ट कंपनी कहते हैं। गैर सूचीकृत अंशों की पुनः खरीद के कारण हुई आय, विशिष्ट कंपनियों की यूनिटों की आय, इस पर भी टैक्स नहीं लगता है। किसी प्रतिभूतिकरण ट्रस्ट की वितरित आय के रूप में धारा 115 TA निर्दिष्ट निवेशक के रूप में व्यक्ति को प्राप्त आय। पात्र क्षमता अंशों पर दीर्घकालीन पूंजी लाभ, अगर क्षमता को दीर्घकालीन पूंजी लाभ, अंशों पर दीर्घकालीन पूंजी लाभ कब कहा जाता है, जब अंशों को 12 महीना खरीदने, आज खरीदा, आज हमने, आज से 12 महीना बाद अगर उसे बेचेंगे, उससे जो लाभ होगा उसे पूंजी लाभ कहेंगे, वो भी दीर्घकालीन पूंजी लाभ। 12 महीने के अंदर को अंशकालीन 12 महीने के अंदर को अल्पकालीन पूंजी लाभ कहते हैं। 12 महीने के बाद अगर बेचा जाता है तो दीर्घकालीन पूंजी लाभ कहते हैं। उसके बाद अंशों एवं इकाई ऊपर है 32 नंबर। किसी भूमि के हस्तांतरण पर उत्पन्न पूंजी लाभ, अगर भूमि का हस्तांतरण मतलब होता है भूमि को बेचने से जो लाभ प्राप्त होगा, जो पूंजी लाभ के शीर्षक में कर योग्य हो उसको छोड़ दिया जाता है। अगला है तय अंशों एवं इकाई के बिक्री के लिए दीर्घकालीन पूंजी लाभ। उसके बाद है भारत में खेलकूद अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता की आय, सहायक कंपनी की आय, बिजली उत्पादन में संलग्न पूंजीगत संपत्तियों के हस्तांतरण से आय, एक व्यक्ति द्वारा संपत्ति को प्रतिवर्ती बंधक के अंतर्गत रखकर एक मुश्त किस्तों में प्राप्त ऋण की आय, नई पेंशन योजना न्यास को कर मुक्ति, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को भुगतान, एक अधिसूचित संस्था आयोग को उत्पन्न निर्दिष्ट आय, आधारित संरचना के ऋण की निधि की आय। बहुत से ऐसे हैं आपके सामने। कुछ विदेशी कंपनियों के प्राप्त कर मुक्ति NFHCL नेशनल फाइनेंसिंग होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की आय। इस वीडियो में मैंने आपको बताया है सभी प्रकार के करदाताओं के लिए कर मुक्त आय। पूरा का पूरा वीडियो आप देखने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल सकती है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर RK मौर्य कॉमर्स क्लासेस को इनकम टैक्स सर्च करिए तो आपको इनकम टैक्स कर मुक्त आय मिल सकता है।
अधिक जानकारी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपको मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।